डॉलर कूटनीति, डॉलर डिप्लोमेसी। सर माफी चाहूंगा, इस विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं है, पर आपकी अनुमति होगी तो एक प्रयास कर सकता हाँ बिल्कुल। कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है? हूं। सर बिहार में महिला इम्पोर्टेंट योजनाएं बताइए। महिला सशक्तिकरण के लिए सर सर्वप्रथम तो 7 निश्चय पार्ट 2 में ही हमारे 7 निश्चय पार्ट 1 की निरंतरता को बरकरार रखा गया है और इस बार सशक्त महिला, सक्षम महिला का निश्चय अपनाया गया है। विनार्ड केन्स का जो दिया हुआ थ्योरी बताइए कि एग्रीगेट डिमांड में किसको? जॉन मिनार्ड केन्स ने सर वर्ष 1929 में आर्थिक मंदी के समय में इस समग्र मांग की संकल्पना को शामिल किया था सर। मेक में सर बैठिए ओम प्रकाश जी। थैंक यू सर। आप ग्रेजुएशन 2007 में किए थे जी सर। और सीनियर मैनेजर के तौर पे नौकरी भी कर रहे थे। जी सर। तो ये नौकरी 2011 से 2020 में आप छोड़ क्यों दिए? सर 2020 तक मैं नौकरी और सिविल सेवा के साथ साथ तैयारी कर रहा था, पर 66 बीपीएससी में मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो मुझे एक बार लगा कि और भी ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है और ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऐसा विकल्प चुना कि एक बार सिविल सेवा में अच्छे से अपने विकल्पों का चयन किया जाए। तो आपने छुट्टी लेने की जगह पे सर सबसे पहले मैंने यह प्रयत्न किया था कि 202 वर्ष की हमें छुट्टी मिल जाए, पर उन्होंने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने बोला किसी एक विकल्प का चयन करना हो। इससे पहले आपने 5 अटेम्प्ट दिया है बीपीएससी में, वो कहाँ तक पहुंचे थे? सर हर बार मैंने मेंस तक तो जरूर पहुंचा था, लेकिन 66 बीपीएससी एकमात्र ऐसा अटेम्प्ट था जब मैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़े हैं? जी सर। ये बताइए एसडीआर क्या होता है ये? सर एसडीआर को हम पेपर गोल्ड की संज्ञा देते हैं। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की करेंसी है सर। इसमें 5 मुद्राओं में इसे हम करेंसी ऑफ बास्केट बोलते हैं, जिसमें 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। इसमें डॉलर है और जापान की मुद्रा येन है, ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग है, चाइनीज रेनमिनबी है और इसके अलावा यूरो है। इन 5 मुद्राओं में इनको शामिल किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संज्ञा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेंसी की संज्ञा दी जाती है और $1.56 के बराबर है एक एसडीआर का वर्तमान में मूल्य। ये डॉलर कूटनीति क्या है? एक शब्द यूज हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत जबरदस्त, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में तो बहुत बढ़ चढ़ के ये हो गया, डॉलर कूटनीति, डॉलर डिप्लोमेसी। सर माफी चाहूंगा, इस विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं है, पर आपकी अनुमति होगी तो एक प्रयास कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल। सर डॉलर कूटनीति का संबंध ऐसा, जहां तक मेरा अनुमान है, एक ऐसी करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश की गई होगी जो स्वर्ण मान को रिप्लेस कर सके। और यूएसए की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही राइज मानी जाती है कि उनके व्यापार में वृद्धि हुई, तो उन्होंने अपनी मुद्रा को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया होगा। अच्छा, ये स्विफ्ट कोड जो होता है, जिसे अभी रसिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया गया, तो स्विफ्ट कोड से बाहर होने के बाद ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या समस्याओं को देखना पड़ता होगा किसी देश को? सर स्विफ्ट कोड एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिससे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो इससे सभी बैंक्स एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। जो विदेशी से किसी सामान को अगर हम आयात करना चाहते हैं, हम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं और वो लेटर ऑफ क्रेडिट से एक तरह का भुगतान प्राप्त हो जाता है। विदेशों में जो भी कंपनियां कर रहे हैं, उस भुगतान से एक बैंक दूसरे बैंक के माध्यम से गारंटी देती है। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने में इनकी स्विफ्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे वो बाहर हो जाएंगे। अगर इस स्विफ्ट से यूएसए ने बाहर कर दिया है रशिया को, तो वो इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिक्कतें जाएंगी। आप इतिहास आपका ऑप्शनल रहा है, दस्तक प्रणाली के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या था ये दस्तक प्रणाली? सर दस्तक प्रणाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के व्यापार के संबंध में इस्तेमाल करना शुरू किया था। पहले उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में एक व्यवस्था मिली थी, जिसके अंतर्गत उन्हें 3000 रुपये वार्षिक चुंगी के रूप में भुगतान करके और बिना किसी कर दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था। इस व्यवस्था को ही 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक बार फिर शाही फरमान के द्वारा पुष्टि कर दी और इसी को लागू करते हुए उन्होंने
बंगाल के नवाब से अनुरोध किया कि हमें मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाए, और इस व्यवस्था को उन्होंने अपने निजी कर्मचारियों के व्यापार पर भी लागू करने का प्रयत्न किया, जिसको लेके विवाद हुआ और पलासी के युद्ध की तक की स्थिति उत्पन्न हो गई सर। आपने अपने आइडियल पर्सन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिखा है। जी सर। जैसे वो मिसाइल मैन कहे जाते थे, वैसे भारत में रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? सर रॉकेट मैन विक्रम साराभाई को कहा जाता होगा सर, क्योंकि उन्होंने ही इसरो के संदर्भ में स्थापना की थी और इसरो ही रॉकेट प्रणाली के प्रणेता हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ही होंगे जिन्हें रॉकेट मैन की संज्ञा दी जाती है। सर क्षमा चाहूँगा, फिर भी मेरा उत्तर गलत है, यह एक अनुमानी था, माफ़ी चाहूँगा मैं। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आजकल बड़ा यूज होता है, ये क्या है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? सर सुदूर संवेदी उपग्रहों को ऐसे उपग्रहों के रूप में संज्ञा दी जाती है जिसे पृथ्वी की निकटतम कक्षा में हम स्थापित करते हैं, ताकि मौसम संबंधी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इनका सबसे महत्वपूर्ण इस उपयोग यही है कि मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके, और इसमें एक मेगाट्रॉपिक्स भी हमारा है जिसको हम इस संबंध में उपयोग कर रहे हैं सर। तो भारत में किस वैज्ञानिक को ये रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदी उपग्रह का जनक या फिर प्रमोटर के रूप में देखा जाता है? सर मैं माफ़ी चाहूँगा, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है सर। सर अच्छा, ये कबड्डी आपने दिया है हॉबी, जी सर। कितने प्लेयर्स इसमें खेल? सर कबड्डी में जब ये शुरुआत होती है तो 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं सर, और 5 बेंच पे रहते हैं। ये अपने प्लासी युद्ध का बात किया है अभी, जी सर। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच? 23 जून 1757 को हुआ था सर, ये पलासी के मैदान में बंगाल में हुआ था। एक तरफ थे बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। जलियांवाला बाग के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस घटना में जनरल डायर के आदेश पर पुलिस ने जनता को बिना किसी वार्निंग दिए ही गोलियां चला दी, जिसमें ऐसा अनुमानित है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए। और इनके बारे में जिस भी हंटर कमीशन ने जांच की तो उन्होंने सिर्फ 300 का ही आंकड़ा बताया, और इस संबंध में जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति नियुक्त की थी, और ये जो भी सदस्य इसमें भाग ले रहे थे जलियांवाला बाग में, वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का एक तरह से कह सकते हैं कि उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार में बाढ़ का क्या कारण है, मुख्य कारण? सर बिहार में बाढ़ का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो हमारी भौगोलिक स्थिति ही है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल से सारी नदियां जो हिमालय से उत्पन्न होती है वो बिहार में एक तीव्र गति से प्रवेश करती हैं, जिस कारण हम उत्तरी बिहार हमारा निरंतर बाढ़ की चपेट में रहता है सर। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो हमारी भौगोलिक स्थिति ही है। उसके अलावा एक ये भी है कि हमारा जनसंख्या प्रसार इतना हुआ है कि हमने जंगलों को काट दिया है, तो एक नेचुरल जो बैरियर टाइप का था वो सिस्टम समाप्त हो गया है, और कभी भी हम बाढ़ को रोकने में इस कारण भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नदियों के बहुत किनारे बस गए हैं और उनको निरंतर ही बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सिल्टिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाढ़ पर? सर सिल्टिंग से जहाँ तक मेरा अनुमान है सर, ये एक अनुमान पे ही अगर आपकी आज्ञा होगी तो ही मैं आगे बोलूँगा सर। हाँ। जी सर। तो सर सिल्टिंग के कारण नदियों की जो नीचे की तरफ है वो गहराई कम होने लगती है सर, जिससे कि वो पानी का बराबर बाहर की तरफ प्रवाह ज़्यादा बढ़ जाता है, और नीचे से पानी का प्रवाह कम हो जाने से बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है। बाहर की तरफ दोनों तटबंधों को पार करके पानी फैलने लगता है सर। ये बताइए कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है? सर बिहार में इम्पोर्टेंट योजनाएं बताइए। हमें महिला सशक्तिकरण के लिए सर सर्वप्रथम तो 7 निश्चय पार्ट 2 में ही हमारे 7 निश्चय पार्ट 1 की निरंतरता को बरकरार रखा गया है, और इस बार सशक्त महिला सक्षम महिला का निश्चय अपनाया गया है। और क्या है 7 निश्चय योजना में? 7 निश्चय में सर इसके अलावा और भी हमारे हैं। हमने 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। हमारा प्रथम निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। फिर हमारा लक्ष्य है स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव बनाना चाहते हैं हम, स्वच्छ शहर विकसित शहर बनाना चाहते हैं। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा भी हमारा लक्ष्य है, और परिवहन अवसंरचना में भी सुधार करना 7 निश्चय में हमारे शामिल है। और सर आपके प्रथम सवाल का भी अगर उत्तर देना चाहूँगा आप अनुमति दें तो सर महिला सशक्तिकरण के लिए हमने एक ऑर्गेनिक अप्रोच अपनाया है सर। बच्चियों को स्कूल में इनरोल करने के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हम 100% GER को कम से कम अपने राज्य में तो निश्चित रूप से प्राप्त कर लें, और इसके लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जारी है।
भाई फिर इसके आगे जब 10वीं कक्षा वो उत्तीर्ण कर जाएंगी तो उन्हें 10,000 रुपये सर प्रदान किए जाएंगे आर्थिक सहायता के रूप में। इसी प्रकार अच्छा, जब ये बताइए कि पंचायती राज में जो 50% दिया गया है रिजर्वेशन महिलाओं को, इसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा? सर समाज पे इसका प्रभाव तो सकारात्मक ही कहा जाएगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित रूप से समय सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिस व्यवस्था में चले आए हैं वो पितृसत्तात्मक रहा है, तो धीरे धीरे अवश्य परिवर्तन हो रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। पीआरआईज में उनका प्रतिनिधित्व 55% के स्तर को पार कर गया है और वो मुखिया से लेके सही में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है कि मुखिया पति पैदा हो गए? सर जैसा कि इस बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत विचार को प्रकट करना चाहूँगा, तो ये एक सर मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, इसमें हमें समय देना होगा। आज निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं हम कि मुखिया पति और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल गया है, पर हमें विश्वास है कि वो जो चुनौती उनके सामने आई है महिलाएं उनको स्वीकार करेंगी और इस मुखिया पति और प्रॉक्सी को रिप्लेस करके वो अपनी दायित्व को स्वयं ग्रहण करेंगी और चलो, हमारा ठीक है, उद्देश्य ठीक पूरा है, होगा। ओके, ओके। ठीक है। अब ये बताइए पूरा क्या है? सर पूरा मेरे आदर्श पुरुष जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी संकल्पना है। इसका सर पूर्ण रूप है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो हम वो उन सभी सुविधाओं को गांव में भी प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं जो शहरों में प्राप्त है, जिससे एक समान जीवन स्तर प्राप्त हो सके और फिर हम आर्थिक और सामाजिक समानता दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ठीक है। अब बताइए ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या था? सर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी सर, और इसका उद्देश्य आईएमएफ और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक की स्थापना था सर, जिसके उद्देश्य में इन्हें ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। इसमें एक तीसरे संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आईटीओ की स्थापना का भी उद्देश्य था, जो वास्तव में पूरा नहीं हो सका, और इसके स्थान पर वर्ष 1949 में गैट की स्थापना की गई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये गैट ने ही आगे चलकर वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का रूप लिया सर। ये गैट और इसमें क्या अंतर है दोनों में, डब्ल्यूटीओ में? सर गैट और डब्ल्यूटीओ में एक बहुत ही बड़ा अंतर ये है कि सर डब्ल्यूटीओ का दायरा गैट से बहुत ही व्यापक है। जैसे डब्ल्यूटीओ में हमने व्यापार को तो शामिल किया ही है, वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी शामिल किया है, जो कि गैट में शामिल नहीं ठीक था। है, और दूसरा अंतर? सर पर्यावरण संरक्षण को भी हमने डब्ल्यूटीओ में शामिल किया है, जो कि हमारा लक्ष्य पूर्व में नहीं था। उसके स्कोप को छोड़ दीजिए और अंतर बताइए दोनों के बीच में क्या है? सर इनकी डब्ल्यूटीओ की उरुग्वे राउंड के बाद जो वार्ता संपन्न हुई, तो डब्ल्यूटीओ ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है गैट के रूप में, इसके मेंबर्स भी ज़्यादा हैं और इसमें कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कोई अंतर? नहीं सर मैं क्षमा जो चाहूँगा सर, बेसिक अंतर हो। नहीं सर क्षमा चाहूँगा, इसके अलावा मेरी जानकारी नहीं है सर। अच्छा आप मुझे ये बताइए ये वेवरेज रिपोर्ट क्या है? सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, इस विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड सर अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को कहते हैं। अगर इससे हम मैथमेटिकल रूप में देखें तो एडी बराबर हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बोलते हैं, जहाँ सी कंजम्पशन को करता है सर, आई केन्सियन थियरी जो है उस पर बताइए। जी सर। विनार्ड केन्स का जो दिया हुआ थ्योरी है वो बताइए कि एग्रीगेट डिमांड में किसको? जॉन मिनार्ड केन्स ने सर वर्ष 1929 में आर्थिक मंदी के समय में इस समग्र मांग की संकल्पना को शामिल किया था सर। इससे पूर्व ये माना जाता था कि जेबी से का जो बाजार नियम है इसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं जनरेट कर लेती है, परंतु वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी में यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हुई और पूरी तरह निष्फल हो गई। इसके काउंटर के रूप में उन्होंने अपनी द जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक में ये संकल्पना 1936 में प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि समग्र मांग है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ति की मात्रा को निर्धारित करता है, और समग्र मांग से ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अगर वो मंदी के दौर में चली गई है, तो वापस ऊपर ला सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने सरकार के जो निवेश है और पूंजीगत संपत्तियों पर व्यय उनको बढ़ाने का सलाह दिया था सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो ब्लॉक्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स क्या डब्ल्यूटीओ के विकास या उनके बेहतरी में किसी प्रकार से कोई बाधक है? सर इकोनॉमिक्स ब्लॉक्स का जहाँ तक बात है सर, तो इकोनॉमिक्स ब्लॉक्स ने डब्ल्यूटीओ की बेहतरी में सहयोग किया है ये कहना तो सर मुश्किल है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था के अंतर्गत इन ऐसे ब्लॉक्स स्थापित करने की अनुमति जरूर है, पर इसका नतीजा ये हुआ है कि विश्व व्यापार में सर बाधाएं उत्पन्न हुई है। जैसे नाफ्टा हमने, अगर नॉर्थ अमेरिका के तीनों देशों ने मिलकर, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको ने स्थापित कर लिया है, तो वो सभी देशों को उतनी अच्छी एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देते जो कि एक्सपेक्टेड थी। तो इसके विकास में तो सर डब्ल्यूटीओ के विकास में ये क्षेत्रीय ब्लॉक महत्वपूर्ण नहीं है सर, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है
ये बहुपक्षीय जो प्रणाली हम स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ सभी विकसित और विकासशील देश समान मंच पर हों, वो लक्ष्य ये पूर्ति नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत जाते हैं सर। उसके विपरीत। जी सर। तो आपका मानना ये है कि ब्लॉक्स को समाप्त कर देना चाहिए? सर ब्लॉक्स को मेरा मानना है कि समाप्त कर देना और नहीं कर देने से महत्वपूर्ण है कि हम सबकी एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड ना करें, जैसा कि हमारी लक्ष्य था WTO की मूल रूप से स्थापना में। हम व्यापार को मतलब रूल बेस्ड बनाना चाहते थे, पर ब्लॉक्स में जहाँ 10 लोग शामिल है वो 10 को ही प्रेफरेंस देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूरोपीय यूनियन आपने देखा और रेस्ट जो वर्ल्ड के जितने भी ब्लॉक्स हैं, इसके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर यूरोपीय यूनियन संधि आधारित है सर, और ऐसी कोई और भी व्यवस्था नहीं है जिसमें संधि के रूप में इनको किया गया है। इस कारण ही इनको एक विशेष दर्जा प्राप्त है, और G20 में भी G19 देशों के अलावा 20वें देश के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। चलो ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको बैठने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आप जब चेयर के पास आए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-4 सेकंड अगर वेट कर लिए, अगर कोई मेंबर बैठने के लिए नहीं बोल रहे हैं तब पूछिए कि सर बैठ सकते हैं या मैं सीट से। आप एकदम ना हड़बड़ाहट में थे, नहीं बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आई कांटेक्ट जो है आपका, वो जो क्वेश्चन जिनका जवाब दे रहे हैं उनसे बना के रखिए। आप 20% उनको देख रहे हैं जिनका क्वेश्चन है और 80% इधर उधर। इसका उल्टा कीजिए, 80 से 90% उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखिए। कभी इधर उधर हल्का सा नजर हटे तो चलेगा, लेकिन जब तक आप बात कर रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट रखिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हटेगा तो चलेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ लिख लिया था यहाँ पे, अब हम इसी को देखते रहे कि नहीं आपका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं था, आपने थोड़ा सा आई कांटेक्ट, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप हमको ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर। तो जो मेंबर सवाल पूछे उनसे आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन करके रखना। इनकेस कभी क्या होता है ना कि वहां जब जाइएगा तो हम लोग तो क्रॉस नहीं करते हैं क्वेश्चन, वहां क्या होगा क्रॉस कर देंगे। कोई एक मेंबर आपका सवाल का आप जवाब दिए, उसी बीच में कोई और मेंबर उठा लेंगे तो उनके जवाब देने लगे। जैसे हमारे सवाल में आपने पलासी बताया था, हमारा सवाल जब खत्म हो गया तो सर ने आपसे पलासी के बारे में पूछा, वहां एट ए टाइम पूछ दिया जाएगा। तो तुरंत स्विच हो जाना है उन वाले टीचर पे, उन दूसरे मेंबर पे, वहां जवाब देना है। पैर थोड़ा सा और फैलाइए, थोड़ा सा, हाँ, और कंफर्टेबल होके रिलैक्स बैठिए एकदम। आप ना घबराहट सा लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कि फर्जी डॉक्यूमेंट लेके लोन लेने आए हैं बैंक में। बैंक मैनेजर है तो आप कभी देखते होंगे ना, कोई लोन लेने आता है ना, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता या कहीं ना कहीं से मिस किया रहता है, फील्ड ऑफिसर या फिर उसके पास जाता है ना तो उसमें घबराहट रहता है। फिर आपके अंदर एक ना घबराहट दिख रहा है, सबके अंदर घबराहट रहता है, बट आपके अंदर दिख रहा है, ठीक है। बाकी हर चीज आपका परफेक्ट है। आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा, क्योंकि घबराहट होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक लूज होने लगेगा। यहाँ रिलैक्स होके एकदम आराम से, चेहरे पे थोड़ा स्माइल होना चाहिए। आप ना थोड़ा सा एकदम सीरियस हो गए हैं, और आपका वॉइस जो है ना, बोलने का स्पीड बेहतरीन है बट वॉइस लो है। वॉइस को लाउडर करना है, हल्का सा लाउड, जितने लेवल पे आप हैं उससे थोड़ा सा तेज आपको बोलना है। स्पीड वगैरह बाकी सारी चीजें परफेक्ट है, सब ठीक है। बैठने उठने के लिए एकदम सीधा, एकदम परफेक्ट है।